दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को राहुल गांधी ने अडानी मामले पर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने लिखा, देयर इज मच मोर टू दिस देन मीट्स द आई। अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाज फोर्स्ड टू सेल इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया इज पेइंग अ ह्यूज प्राइस। ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस में एक बड़ा लीगल डेवलपमेंट हुआ है। 10 अगस्त 2026 को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गैरोफिस ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस को डिसमिस कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केस डिसमिस करते हुए जज ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को केस वापस लेने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या अडानी की कहानी यहीं से शुरू होती है? नहीं। और क्या अडानी की कहानी 2014 से शुरू होती है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको अडानी की पूरी सागा समझनी है तो आपको 2026 से बहुत पीछे जाना पड़ेगा। उस समय जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो छोड़िए, गुजरात की सत्ता में भी नहीं थे। और यहीं एक पुरानी लाइन याद आती है, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। ये फ्रेज जवाहरलाल नेहरू और जेआरडी टाटा से जुड़े एक चर्चित हिस्टोरिकल एनेक्डोट में आता है और उस दौर की सोशलिस्ट इकोनॉमिक थिंकिंग को समझने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। उस दौर में प्राइवेट एंटरप्राइज और प्रॉफिट को लेकर जो सस्पिशन था, उसने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को दशकों तक प्रभावित किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, जब बजाज स्कूटर बनाता है, टाटा या महिंद्रा बिजनेस एक्सपैंड करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तो क्या प्रॉफिट अपने आप डर्टी वर्ड नहीं रहता? और अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में स्केल हासिल करता है, तो क्या उसी प्रॉफिट को अचानक एक अलग पॉलिटिकल लेंस से देखने की जरूरत पड़ती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि अडानी बने कैसे। गौतम अडानी की शुरुआत किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर से नहीं हुई थी। उन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद डायमंड ट्रेडिंग से शुरुआत की। इसके बाद प्लास्टिक बिजनेस में गए और 1988 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आए। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में उन्हें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। माल खरीदने और बेचने के अलावा उसे देश में लाना और बाहर भेजना भी पड़ता था। इसलिए अडानी ने सोचा कि क्यों ना अपना ऐसा समुद्री प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां जहाज सीधे आकर अपना माल उतार और लाद सके। इसी आइडिया से मुंद्रा में कैप्टिव जेटी की शुरुआत हुई और यही छोटा सा बिजनेस डिसीजन आगे चलकर अडानी ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में बदल गया। मुंद्रा 1993 में गुजरात में चिमन भाई पटेल की कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में मुंद्रा की जमीन का एक हिस्सा अडानी को मिला। जिस जमीन को लेकर आज भी पॉलिटिकल डिबेट होती है, उसकी नेचर समझना भी जरूरी है। ये कोई डेवलप्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं थी दोस्तों, जिसे मोदी ने अडानी को गिफ्ट किया था। इसे बैरन वेस्टलैंड के रूप में डिस्क्राइब किया गया था और इसका इस्तेमाल सॉल्ट और कैप्टिव जेटी के उद्देश्य से होना था। उस समय यह जमीन उन्हें 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर के रेट पर मिली थी। अब यहीं अक्सर पूरी कहानी को एक लाइन में समेट दिया जाता है, सिर्फ 10 पैसे में जमीन दे दी गई। लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। जमीन मिलने का मतलब रेडीमेड पोर्ट मिल जाना नहीं था। अडानी को वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, इन्वेस्टमेंट करना था, रिस्क लेना था और उस बैरन लोकेशन को कमर्शियली वायबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना था। 1998 में ऑपरेशन शुरू हुए। फिर 2001 में फॉर्मल बूट कंसेशन अग्रीमेंट हुआ। बूट यानी बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर। इसमें 30 साल का कंसेशन स्ट्रक्चर था। 30 वर्ष के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को ट्रांसफर हो जाता है। यानी एक तरफ लैंड अरेंजमेंट था और दूसरी तरफ प्राइवेट कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेशनल रिस्क था। मुंद्रा धीरे धीरे एक बड़े प्राइवेट पोर्ट इकोसिस्टम में बदल गया और इसके साथ अडानी का बिजनेस भी बदलने लगा। 2000 के दशक में ग्रुप का एक्सपेंशन पोर्ट से आगे पावर, कोल, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसमिशन और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में हुआ। यानी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसमैन बन रहा था। और अब क्रोनोलॉजी का अगला बड़ा पॉइंट देखिए, 2009। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 100 बिलियनर्स में पहुंच चुके थे और उस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। केंद्र में उस समय यूपीए की सरकार थी। सोनिया जी सुपर पीएम थी। यानी अडानी की कहानी 2014 के बाद शुरू हुई कहना हिस्टोरिकल टाइमलाइन को बहुत छोटा कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्री 2014 पीरियड में अडानी पर कोई सवाल नहीं उठे थे।
उल्टा अडानी ग्रुप उस दौर में भी स्क्रूटनी का सामना कर रहा था। 2007 में मनी लॉन्ड्रिंग केस, 2010 में मुंद्रा पोर्ट से जुड़े एनवायरमेंटल वायलेशंस और 2014 का DRI ओवर इन्वॉइसिंग केस जैसे मामलों में अडानी को फंसाया गया। लेकिन अब कहानी 2014 में पहुंचती है। लोकसभा इलेक्शन कैंपेनिंग में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर हमला करते हुए अडानी को इसका एक बड़ा उदाहरण बनाया। राहुल गांधी ने चुनावी रैलीज में आरोप लगाया कि गुजरात में अडानी को किसानों की जमीन बेहद सस्ते में दी गई और इसी को उन्होंने टॉफी मॉडल कहकर निशाना बनाया, इसका मजाक उड़ाया। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अडानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। उनके भाषणों में एक लाइन बार बार सामने आई कि अडानी को जमीन 1 रुपए में दी गई, यानी करोड़ों की जमीन को एक छोटी सी टॉफी की कीमत से कंपेयर करके यह नैरेटिव बनाया गया कि मोदी सरकार ने अपने करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेहद सस्ते में जमीन दे दी। अब यहीं पर पूरी कहानी को रीवाइंड करना बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन देखिए। 1993 में गुजरात में चिमन भाई पटेल की कांग्रेस सरकार के दौर में मुंद्रा में लैंड एग्रीमेंट हुआ था। 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर के रेट से कांग्रेस के सीएम ने जमीन दी थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि जैसा हमने पहले बताया वहां पर रिस्क सारा अडानी का था। बूट मॉडल फॉलो हो रहा था जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो आप बताइए, क्या इस पूरी कहानी को सिर्फ मोदी ने अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी कहकर एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्योंकि जिस शुरुआती लैंड अरेंजमेंट को मोदी अडानी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल बनाया गया, उसकी शुरुआत ही 2014 से 2 दशक से ज़्यादा पहले हो चुकी थी। यानी पॉलिटिकल स्लोगन एक तरफ है और पूरी क्रोनोलॉजी दूसरी तरफ। और यही इस अडानी सागा का पहला बड़ा सवाल है। क्या अडानी 2014 के बाद पैदा हुए बिजनेसमैन थे, या 2014 तक वह पहले ही एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर खड़ा कर चुके थे? टाइमलाइन का जवाब तो साफ है। अडानी का राइज 2014 से पहले शुरू हो चुका था, लेकिन 2014 के बाद कहानी की स्केल जरूर बदलती है। 2014 में नरेंद्र मोदी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ दिल्ली पहुंच चुके थे। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी और इंडियन पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन को एक ऐसा कॉरपोरेट सिंबल चाहिए था जिसके जरिए मोदी सरकार पर इनडायरेक्ट अटैक किया जा सके। वो नाम धीरे धीरे बन गया गौतम अडानी। 2013-14 तक अडानी को गुजरात मॉडल के विजिबल कॉर्पोरेट फेस की तरह देखा जाने लगा था और उनके खिलाफ क्रोनी कैपिटलिज्म का नैरेटिव तो पहले से मौजूद था। यानी पॉलिटिकल नैरेटिव मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अचानक शून्य से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन 2014 के बाद इसकी पॉलिटिकल यूटिलिटी बहुत बढ़ गई। 2014 के बाद अडानी ग्रुप ने पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में तेजी से एक्सपेंशन किया और इसी दौर में इंडिया को भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। पोर्ट्स चाहिए थे, पावर चाहिए थी, एयरपोर्ट चाहिए थे, लॉजिस्टिक्स चाहिए थी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाहिए थी और अडानी का बिजनेस इन्हीं स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में स्केल कर रहा था। यहीं अडानी की कहानी का दूसरा डायमेंशन आता है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक पोर्ट सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट का एसेट नहीं होता, वो ट्रेड का गेटवे बनता है। पावर प्लांट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी से जुड़ा होता है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से जुड़ा होता है, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सप्लाई चेन को प्रभावित करता है, रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ती है। यानी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। पोर्ट कैपेसिटी बढ़ती है तो ट्रेड कैपेसिटी बढ़ती है, पावर कैपेसिटी बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कैपेसिटी बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो सप्लाई चेन्स ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगापुर, दुबई और कोलंबो जैसे हब्स ने ट्रांसशिपमेंट और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में बड़ी भूमिका बनाई है। भारत की ज्योग्राफिक पोजीशन को देखते हुए अपनी ट्रांसशिपमेंट और पोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाना सिर्फ प्राइवेट बिजनेस का सवाल नहीं है, इसका कनेक्शन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से भी है। यानी अगर कोई इंडियन कंपनी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पावर, एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में स्केल क्रिएट करती है तो उसे सिर्फ इस सवाल से नहीं मापा जा सकता कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन इसी दौरान अडानी का एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वे बिजनेसमैन से पॉलिटिकल शॉर्ट हैंड बनने लगे। आप सब लोगों को नमस्कार। इतने करप्शन के घोटाले निकल रहे हैं और एक प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है? गुजरात को अंबानी और अडानी चला रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में रहे जिन्होंने अडानी पर लगातार अटैक्स किए। धीरे धीरे अडानी अंबानी इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक फेमिलियर फ्रेज बन गया, यानी कॉरपोरेट ग्रुप पर स्पेसिफिक एलिगेशन से आगे बढ़कर अडानी का नाम एक ब्रॉडर पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन गया। और फिर राहुल गांधी ने भी अडानी को मोदी गवर्नमेंट पर अटैक के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में लगातार इस्तेमाल किया। स्पीच हो गई, पार्लियामेंट में हो गया, फॉरेन इंटरव्यूज हो गए, हर जगह अडानी का नाम मोदी सरकार की पॉलिसीज और एलिजेड क्रोनी कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया गया। यानी अब अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल सिंबल बन गए थे। लेकिन फिर 2023 आया और इस बार हमला सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स से नहीं आया, इस बार कहानी ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में पहुंची। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग एक एक्टिविस्ट कम शॉर्ट सेलर था। इसकी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, डेट और वैल्यूएशन से जुड़े गंभीर एलिगेशंस लगाए गए थे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हिंडनबर्ग ने अडानी सिक्योरिटीज में शॉर्ट पोजीशन रखी थी, यानी अगर स्टॉक गिरता तो शॉर्ट पोजीशन से फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता था। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी वॉलेटिलिटी आई। अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ वापस लेना पड़ा और अचानक अडानी की स्टोरी सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल डिबेट नहीं रही। इंटरनेशनल मीडिया, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, सबकी नज़र अडानी ग्रुप पर थी। लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होता है। हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए, लेकिन उसके बाद रेगुलेटर्स और कोर्ट्स ने क्या किया? सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की, एक्सपर्ट कमेटी ने मामले को एग्जामिन किया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स की और जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की इन्वेस्टिगेशन को किसी दूसरी एजेंसी या एसआईटी को ट्रांसफर करने का आधार नहीं पाया, यानी कि कुछ नहीं मिला। यहाँ पर पैम्फलेट की कवरेज पर भी मैं बात करना चाहूँगा। अडानी सागा कोई एक दिन की कंट्रोवर्सी नहीं थी और पैम्फलेट ने भी इसे 1-2 रिपोर्ट्स में कवर करके छोड़ा नहीं था। इस पूरे पीरियड में हमने अडानी से जुड़े अलग अलग डेवलपमेंट्स पर लगातार रिपोर्टिंग की है। इसका मकसद ये बताना नहीं था कि पैम्फलेट ने अडानी पर बहुत रिपोर्ट्स की हैं। इसका मकसद ये था कि इस सागा को हमने अलग अलग स्टेजेस पर फॉलो किया है, इसीलिए शायद इस मुद्दे पर किसी और प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हमें जानकारी है। दोस्तों, हिंडनबर्ग के बाद कहानी का अगला इंटरनेशनल चैप्टर था OCCRP। 2023 में OCCRP की रिपोर्टिंग ने ऑफशोर इन्वेस्टर्स को लेकर नए सवाल उठाए। इसमें नासिर अली शबन अहली और चांग चुंग लिंग जैसे इन्वेस्टर्स की चर्चा हुई और उनके अडानी फैमिली से पुराने बिजनेस लिंक्स तथा मॉरिशस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स पर सवाल उठाए गए। अब यहाँ फिर वही बेसिक रूल लागू होता है। ऑफशोर इन्वेस्टमेंट होना अपने आप में स्टॉक मैनिपुलेशन साबित नहीं करता। किसी इन्वेस्टर का बिजनेसमैन से पुराना बिजनेस रिलेशनशिप होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि ये इन्वेस्टर फ्रंट था। इसीलिए OCCRP ने जो रिपोर्ट किया, इन्वेस्टिगेशन में वे भी तथ्यों के कसौटी पर खरे नहीं उतरे। और फिर आता है जॉर्ज सोरोस। फरवरी 2023 में सोरोस ने अडानी क्राइसिस को मोदी की पॉलिटिकल पोजीशन से जोड़कर देखा, यानी जो कंट्रोवर्सी पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टॉक मार्केट और ऑफशोर इन्वेस्टर्स की थी, वह अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन गई। यानी सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, बिजनेस ग्रोथ, फिर पॉलिटिकल अटैक्स, फिर हिंडनबर्ग की फाइनेंशियल एलिगेशंस, फिर सेबी और सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी, फिर OCCRP की ऑफशोर इन्वेस्टर रिपोर्टिंग, फिर सोरोस का पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन। और अब 2024 में कहानी एक और लेवल पर पहुंचती है, अमेरिकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। 20 नवंबर 2024 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ क्रिमिनल इंडाइटमेंट अनसील किया। यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 250 मिलियन से ज़्यादा की ब्राइब्स प्रॉमिस करके सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की एलिजेड स्कीम चलाई गई। इसके साथ प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि यूएस इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग जुटाने के दौरान फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ लैंग्वेज बहुत केयरफुली समझिए, ये डीओजे के एलिगेशंस थे, कॉन्विक्शन नहीं। डीओजे की अपनी रिलीज में भी डिफेंडेंट्स को इनोसेंट प्रिज्यूम करने की बात साफ थी, जब तक गिल्ट कोर्ट में प्रूफ ना हो।
लेकिन हमारे देश में हो हल्ला मच गया कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज क्योंकि अडानी पर अमेरिका में केस चला है। राहुल गांधी ने दर्जनों ट्वीट कर डाले, संसद में पूरी बहस कर डाली और फिर 2026 में क्रिमिनल केस की लीगल ट्रैजेक्टरी पूरी तरह बदल गई। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने केस को आगे ना बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया, लेकिन जज निकोलस ग्रोफिस ने इसे तुरंत रबर स्टैंप नहीं किया। उन्होंने डीओजे से केस छोड़ने की प्रक्रिया और उसके रीजंस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगी और फिर 10 अगस्त 2026 को कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस डिसमिस कर दिए। अडानी ग्रुप को इससे एक बड़ी लीगल रिलीफ मिली। इसके बाद गौतम अडानी ने एक स्टेटमेंट भी ट्विटर पर डाला, अपने सपोर्टर्स को इसमें उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन हमारे नेताओं की बेशर्मी तो देखिए कि वे अभी तक इस फटे ढोल को पीट रही हैं। 12 अगस्त 2026 राहुल गांधी कहते हैं देयर इज मच मोर टू दिस देन मीट्स द आई। और आप पूरी कहानी याद कीजिए। 1988 में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से 2026 में क्रिमिनल केस का डिसमिसल। तो आखिर अडानी सागा है क्या? क्या ये सिर्फ एक बिजनेसमैन के ऑर्डिनरी राइज की कहानी है? क्या ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की कहानी है? क्या ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज के आरोपों की कहानी है, या इन सब का कॉम्बिनेशन है? शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पूरी कहानी में क्रोनोलॉजी को कभी मत भूलिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी हटते ही 1993 की घटना 2014 की लग सकती है। 2009 का बिलियनर 2014 के बाद बना हुआ लग सकता है। एक एलिगेशन कॉन्विक्शन जैसा लग सकता है, एक इन्वेस्टिगेशन गिल्ट जैसी लग सकती है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कोर्ट फाइंडिंग जैसी लग सकती है और एक पॉलिटिकल नैरेटिव लीगल फैक्ट जैसा। लेकिन अडानी सागा को शुरुआत से देखें तो तस्वीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक ट्रेडर से इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसमैन बनने की कहानी है, एक बैरन लैंडस्केप को पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने की कहानी है, एक बिजनेस ग्रुप की कहानी है जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में स्केल तक पहुंचा और फिर उसी स्केल के साथ उस पर पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी और इंटरनेशनल स्क्रूटनी बढ़ती गई। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अडानी ने कितना प्रॉफिट कमाया, सवाल ये होना चाहिए कि वह प्रॉफिट कैसे बना, कौन सा प्रोजेक्ट कब आया, किस गवर्नमेंट के दौर में कौन सा डिसीजन हुआ, किस एलिगेशन पर किस एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की, किस रिपोर्ट ने क्या क्लेम किया, किस क्लेम का क्या एविडेंस सामने आया और आखिर कोर्ट ने क्या कहा। क्योंकि अगर प्रॉफिट को डर्टी वर्ड बनाना है तो वह कसौटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर प्राइवेट एंटरप्राइज को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा माना जाता है तो अडानी को भी उसी एविडेंस बेस्ड कसौटी पर देखना होगा जिस पर किसी दूसरे बड़े इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं। और अगर अडानी पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो उन्हें भी उसी कसौटी पर जांचना होगा, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन और लीगल फाइंडिंग की कसौटी पर। क्योंकि अडानी सागा को एक ट्वीट, एक हेडलाइन या एक पॉलिटिकल स्लोगन में समेटना आसान है, लेकिन असली कहानी समझने के लिए 1988 से 2026 तक पूरी टाइमलाइन देखनी पड़ेगी जो आज हमने आपके सामने पेश की है। तो दोस्तों, इस पूरी अडानी सागा जो हमने आपको अभी बताई, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनर्स, इस सब देखने के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।